हमारा क्लास 11 ज्योग्राफी। आप सभी बच्चों के लिए देखिए मॉडल सेट पेपर 2 कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने मॉडल सेट पेपर 1 कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ बातें बता दूं कि देखिए जैक बोर्ड ने अभी तक अपना मॉडल सेट पेपर जारी नहीं किया है। ये मॉडल सेट पेपर जो मैंने बनवाया है, ठीक है, ये आपका जैक बोर्ड के सिलेबस के आधार पर सेकंड टर्म का उसी के आधार पर देखिए पूरा प्री कंप्लीट किया हुआ और इसी से सवाल देखिए पूछे जाएंगे, क्योंकि सेकंड टर्म का सिलेबस है ही कितना वो आपको अगर आपने चेक किया हो तो आपको मालूम चल गया हो, ठीक है। तो चलिए वक्त तो बिना बात के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है कि मानचित्र क्या है। तो हम लोग जानते हैं, सीधा बात है, ये मानचित्र क्या है। पृथ्वी या उसके किसी भी भाग को, सीधा बात है, हमको किसी कागज पे या फिर कोई भी एक पेपर पर दिखाना है, उस पर एक छोटा क्या कह सकते हैं बच्चों, छोटे रूप में उसे चित्रण करना है, वही क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ लिख दीजिएगा, परिभाषा हो जाएगा। फिर देखिए मापक के अनुसार देखिए मानचित्र कितने प्रकार का होता है हम लोग जानते हैं बच्चों। ये डिपेंड करता है बच्चों हम लोग कितने हिसाब से बना रहे हैं। तो एक होता है बच्चों, पहला बात अगर इंग्लिश में कहा जाए तो कडस्टल मानचित्र या फिर भूकर मानचित्र कहा जाता है, स्थलाकृति मानचित्र होता है, दीवारी मानचित्र और एटलस मानचित्र। टोटल 4 टाइप के यहाँ पर होते हैं, ठीक है। फिर अगला सवाल हमारा, मापक को प्रदर्शित करने की विधियाँ क्या क्या होती है। तो देखिए सीधा बात है, बहुत तरह से यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। पहला तो है कि होता है कथनात्मक स्टेटमेंट ऑफ स्केल होता है, इसे सीधा बात है मापनिक कथन भी कहा जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 सेमी बराबर 1 किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। वहीं पर जो हमारा RF होता है प्रदर्शित भिन्न, यानी इसे प्रतिनिधि भिन्न भी कहा जाता है। इसमें एक भिन्न द्वारा दिखाया जाता है, इसका अंश सदैव एक होता है और मानचित्र की दूरी दिखाया जाता है। इस भिन्न का जो हर होता है, यानी ऊपर वाला भाग जो नीचे वाला भाग, वो धरातल की दूरी प्रदर्शित करता है। जैसे लिखा हुआ एक अनुपात कितना 1000, आपको 1 लाख रुपये 1 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अगला हमारा रैखिक माप यानी ग्राफिक स्केल। इसमें सीधा बात है कि सरल रेखा होती है और दूरियां प्रदर्शित करने के लिए इस रेखा को सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, प्राथमिक और गौण भागों में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा, अक्षांश समांतर क्या होता है। तो सीधा बात है देखिए, वो काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा के सीधा बात समांतर यानी पैरेलल चलती है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो खींची हुई, उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांश समांतर कहते हैं। फिर देशांतर याम्योत्तर क्या होता है। तो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाओं को देशांतर याम्योत्तर कहा जाता है। ये उत्तर से दक्षिण में क्या हो जाती है, खींची जाती है। फिर अगला सवाल हमारा कि अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का जाल क्या होता है। तो इस रेखा जाल को देखिए हम लोग क्या किस नाम से जाना जाता है, सीधा बात बताना है। तो अक्षांश रेखांतर बने जाल को रेखा जाल या फिर ग्रेटिकल्स इंग्लिश में कहा जाता है। फिर मानक अक्षांश समांतर का क्या अर्थ है। तो देखिए शंकु का आंतरिक भाग किसी एक अक्षांश रेखा के साथ छूता है, इस अक्षांश रेखा को मानक अक्षांश समांतर कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल हमारा देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा पेंजिया, ठीक है, पेंजिया गोंडवाना, ये सब एक ही देखिए क्या पार्ट है, आप लोग पढ़िए तब खुद पता चल जाएगा कि अपने साम्य स्थापना सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कॉनर महोदय ने मान लिया कि विश्व के सभी स्थल भाग कॉर्निफेरस युग से एक दूसरे से क्या जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पेंजिया नाम से कहा जाता है। इसके चारों ओर पेंथालासा नामक एक विशाल महासागर था। पेंजिया के उत्तरी भाग में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया थे, जिन्हें संयुक्त रूप से लारेशिया कहा जाता था। पेंजिया के दक्षिणी भाग में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायकरण, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप थे, जिन्हें गोंडवाना लैंड कहा जाता था, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। फिर अगला सवाल हमारा, पश्चिमी तट पर अच्छी बंदरगाहें तथा पूर्वी तटों पर बड़े बड़े डेल्टा क्यों हैं, ये हमें कथन का जवाब देना है। तो देखिए सीधा बात है, पश्चिमी तट पर बंदरगाह और पूर्वी तट डेल्टा कारण है कि पश्चिमी घाट क्या है, अधिक कटा फटा, जबकि पूर्वी जो तट है हमारा वो कम फटा कटा फटा है। फिर पश्चिमी तट पर आधुनिक लैगून है, जबकि पूर्वी तट पर कम है। यहाँ तीव्रगामी नदियां बहती है, जबकि पूर्वी तट पर महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, गोदावरी, कावेरी जैसे बड़ी नदियां जो डेल्टा क्या करती है, निर्माण करती है। फिर यहाँ पर संकरा मैदान, जबकि पूर्वी तट पर चौड़ा मैदान, इसलिए पश्चिमी घाट पर सीधा ज्यादा बंदरगाह और पूर्वी तट पर बड़े बड़े डेल्टा बने हुए हैं। फिर अगला सवाल हमारा कि प्राकृतिक वनस्पति को परिभाषित कीजिए, जलवायु की उन परिस्थितियों को वर्णन कीजिए जिन्हें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उगते हैं, ठीक है। तो सीधा बात देखिए, प्राकृतिक वनस्पति वे वनस्पति होते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं और अपने आकार, संरचना तथा अपनी जरूरतों को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। निम्न परिस्थितियों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है कि जहाँ पर औसत वर्षा कितना होती है, 20 सेंटीमीटर से अधिक हो, जहाँ सापेक्ष आर्द्रता आपका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वो 70% अधिक होना चाहिए, औसत तापमान बच्चों 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, ठीक है। अतः जहां पर वर्षा अधिक हो, उच्च आर्द्रता तथा उच्च तापमान से भी वहीं पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते पाए जाते हैं। फिर अगला सवाल हमारा, वायुमंडल के मुख्य संघटन। देखिए वायुमंडल में क्या हमारे बहुत से गैसों का मिक्सचर है, यही बात है कि यहाँ पर कही हुई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वायुमंडल गैसों का क्या है, एक आवरण है जो भूपृष्ठ के ऊपर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह 3 मुख्यतः गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा आर्गन में क्या हुआ एक समान है। इसके अतिरिक्त नियोन भी है, क्रिप्टॉन भी है, जेनॉन है, बहुत से देखिए ऐसे अक्रिय गैस पाए जाते हैं जिसे उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का संगठन आधिकारिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तन होने लगता है। वहीं पर देखिए ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन मिलकर क्या करता है, होमोस्फेयर की स्वच्छ शुष्क हवा के प्रतिशत 90-99% भाग का निर्माण करते हैं। इसके इनमें से
कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, भोजन आपका ओजोन, अक्रिय गैस जैसी नियॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडन हो गया, ये सब के सब क्या अधिक मात्रा में ठोस एवं द्रव कण जिन्हें सामूहिक रूप से वायु विलय कहा जाता है। फिर देखिए जल चित्र की हमें सचित्र मतलब एक चित्र बना के जल चित्र बनाना है। यहाँ पर देखिए चित्र नहीं बना हुआ, आप लोग चित्र बना लीजिएगा कि महासागरों से देखिए जो जल वाष्पित होकर वायुमंडल द्वारा उठा लिया जाता है, यह जल अंतर्गोह संघनित होता है और फिर क्या पृथ्वी में लौट आता है। भूपृष्ठ पर देखिए वर्षा के रूप में, ओले के रूप में, ओस के रूप में, हिम के रूप में अथवा बजरी के रूप में यह लौटा दिया था। इसी को जल चक्र कहा जाता है, वाटर साइकिल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। अगला है हमारा हिमालय से निकलने वाली नदियां सतवाहिनी क्यों है? सीधा बात है। तो देखिए हिमालय की जो नदियां बर्फीले प्रदेश से निकलता है, इनमें पूरे वर्ष जल बहता है। ये नदियां वर्षा द्वारा ही जल ग्रहण करती है, जैसे गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र जैसे जो सतवाहिनी है। ठीक है। फिर अगला सवाल हमारा कि भारत में वन जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में अंतर बताना है, या फिर वन जीव अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान में पूरा अंतर बताना है। तो देखिए दोनों के बीच में हमें डिफ्रेंशिएट बोला है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा पहले। तो वन्य जीव अभयारण्य होता क्या है? इसमें देखिए अनुमति के बिना सरकार का नाम बना होता है, लेकिन चराई और गो पशुओं को आना जाना नियमित होता है। वो लोग सीधा बात अपने जानवरों को चराने के लिए यहाँ ला सकते हैं। अभयारण्यों में मानवीय क्रियाकलाप की अनुमति होती है। 482 वन जीव अभयारण्य जिनका क्षेत्रफल लगभग देखिए ये डाटा दिया हुआ है कोई ऐसा हेक्टेयर में कि 1,15,00,000। देखिए इनका आपको क्षेत्रफल पता चल गया कि 1,00,000 आपको बताया हुआ 1,15,40,000 हेक्टेयर यहाँ पर है। और प्रमुख जो वन्यजीव अभयारण्य भारत में चंद्रप्रभा है, दागीचाम है, पेरियार, बहुत सारे वन्यजीव अभयारण्य, यानी कि 482 वन्यजीव अभयारण्य टोटल। आप सोच सकते कितना होगा। फिर राष्ट्रीय उद्यान देखिए एक या अनेक पायतंत्रों वाला बहुत बृहद क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र मानव के शोषण अधिग्रहण के कारण परिवर्तन नहीं हुआ है। विशिष्ट वैज्ञानिक शिक्षा और मनोरंजन के लिए इनके पेड़ पौधे और जीवित प्रजातियों प्रति भू आकृतिक स्थलों और आवासों को संरक्षित किया गया। इसमें शिकार और कई चराई पूर्णतः वर्जित होते हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल देखिए लिखा हुआ है 40। सोच लीजिए कितना बड़ा डाटा है, इतना बड़ा सोचिए हेक्टेयर में एरिया में पूरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। जिसमें फेमस तो काजीरंगा, जहाँ पर एक सिंगल गेंडा पाया जाता है, महाराष्ट्र नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है, बहुत फेमस यहाँ पर देखिए भारत में नेशनल पार्क पाया जाता है, मतलब है सॉरी। ठीक है। अगला सवाल हमारा कि भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करता था इस आपदा के निवारण की सीधा बात है कि भारत में किन क्षेत्रों में भूकंप पाया जाता है और इस आपदा का देखिए हम लोग निर्माण मतलब आपदा से बच्चों निवारण कैसे पा सकते हैं, मतलब कैसे बच सकते हैं। अगर आपके क्लास 10th में अगर आपने डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपदा प्रबंधन आपका अगर आपका बुक अगर पढ़ा होगा तो ये सवाल को देखिए आप खुद भी सोच सकते। मेरे देखिए जब मेरा सेशन था, मतलब जब मैं पढ़ रहा था क्लास 11th में, तब हमारे टाइम में ये चीज़ था। ठीक है। क्लास 10th में ये था, मुझे क्लास 10th में कि आपको डिजास्टर मैनेजमेंट एक बुक दिया जाता था आपदा प्रबंधन के बारे में, जहाँ पर आप भूकंप या फिर वोल्केनिक इरप्शन या फिर कह सकते हैं बच्चों जितने टाइप के भी आपदा आते हैं उनसे कैसे अगर बच सकते हैं, कौन कौन क्षेत्रों में आते हैं, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता था। तो देखिए यहाँ पर आपको बोला हुआ है सीधा बात किन किन जगह में होता है। तो याद रखिएगा जम्मू का जो मोस्टली पहाड़ी इलाका में सबसे ज़्यादा होता है, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग उपमंडल तथा बस इतना याद रखिएगा ना, बस आपको कुछ नहीं करना है। गुजरात और महाराष्ट्र में कभी कभी आया था, आप बोलिए झारखंड में भी आता है, लेकिन इतना हाई लेवल पर नहीं आता, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है। कैसे बच सकते हैं? तो देखिए सीधा यहाँ बताया हुआ हमें कि भूकंप नियंत्रण केंद्रों की क्या स्थापना की जाए, जिससे भूकंप जो भी जहाँ पर आते हैं वहाँ पर पहले ही सूचना पहुँच जाए तो लोग बच सकते हैं। फिर क्या देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों को सुमेरता मानचित्र तैयार करना एवं संभावित जोखिम की सूचना लोगों तक पहुँचाना है। फिर क्या ऐसे प्रभावित जोन में जहाँ पर सीधा बात घर भी जो डिजाइन होता है वो इस तरह करने चाहिए ताकि वहाँ भूकंप आने पर कुछ भी ना हो। भूकंप सीधा बात भूकंप प्रतिरोधी इमारत बनना चाहिए ताकि भूकंप आगे तब भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारा किस स्थिति में विकास कार्य आपदा का कारण बन सकती है, ये हमें बताना। तो याद रख लीजिएगा किस स्थिति में बोला है। देखिए तो सीधा बात है विकास कार्य उस समय आपदा जाता है जब वो अचानक क्या उत्पन्न हो तथा उसका सामना करने के लिए पूर्व तैयारी हम लोग नहीं की हो, जिसमें देखिए बांध का निर्माण। अगर आप जानते हैं डैम का जो निर्माण होता है वो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि मानव द्वारा जो बांध का निर्माण होता है जो सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन के लिए निर्मित किया जाता है, यदि उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है तो इसका टूटना तथा बनाया गया विस्तृत जो झील है वो आपदा कारण बन सकता है। फिर पर्वतीय क्षेत्र में देखिए सड़क निर्माण कुल भी आपदा कारण बन सकता है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में भूस्खलन आदि होते हैं। बड़ी जनसंख्या की जो खाद्य आपूर्ति के लिए जंगलों साफ किया जाता है, ये भी देखिए आपदा कारण बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर सीधा बस सॉइल इरोजन मृदा प्रदन कहते हैं, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो देखिए टोटल 5 फैक्टर लिखे हुए, आपको जो भी 3 या 4 पसंद आप लिख लीजिएगा। जितना बड़ा सवाल 5 नंबर सवाल आएगा तो पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल आपको बोला हुआ है कि सूर्य ताप क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का हमें क्या करना, वर्णन यहाँ पर करना है। तो देखिए सूर्य ताप सीधा बात है सूर्य से पृथ्वी तक जो हमारे सूर्य की ऊर्जा पहुंचती है वो रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है, जिसे हिंदी में विकिरण कहा जाता है। अब ये किस प्रकार पहुंचती है ये तो हमें मालूम चले, लेकिन सीधा बात है घटक क्या क्या, प्रमुख कारक क्या क्या है। तो सूर्य की किरणों झुकाव, सूर्य ताप पर वायुमंडल प्रभाव, स्थल एवं जल का प्रभाव, दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि, फिर सूर्य से पृथ्वी, ये कुछ फैक्टर है जो क्या करते हैं, कारक है। अब आपको नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, इतना बड़ा अगर सवाल लिखना आएगा 5 नंबर का तो ही लिखने जाइएगा, वरना मत लिखने जाइएगा। मैं आपको पहले क्लियरफाई यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है। अब हमारा
देखिए बहुत बड़ा आंसर है, मैं को पहले बता देता हूँ, अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि छोटा आंसर नहीं, देखिए बहुत बड़ा आंसर होगा ये। ठीक है, अगला देखिए ये सवाल एकदम इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान की मुख्य जो भू आकृति को वर्णन करना है। तो देखिए सीधा बात हम लोग पढ़े हैं क्लास 8 ज्योग्राफी में, तो एक भावर होता है, तराई होता है, बांगर होता है, खादर, टोटल 4 भाग में बांटा हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर देखिए जो आपका रेडियस होता है, चौड़ाई वाले सिक्करी पट्टी में स्थित यह शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश सिंधु घाटी तीसरा नदी पाया जाता है। यह नदी बड़ी मात्रा में भारी पत्थर, कंकड़ हो गया, बजरी हो गया आदि इलाके जमा कर दी। यह प्रदेश जो होता है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। फिर तराई जो होता है इसका देखिए रेंज लिखा हो 20 से 30 किलोमीटर होता है। यहाँ पर दलदली वाला क्षेत्र पाया जाता है और सीधा बात है कि अधिकांश तराई के वनों कृषि के लिए साफ किया जाता है। फिर अगला हमारा बांगर प्रदेश, तो बांगर वो ऊंचाई भाग है जहाँ पर नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचना रहता है। यह पुरानी जड़ी हुई मिट्टी द्वारा बना होता है। इसमें कैल्शियम जो कैल्शियम मात्रा से पाया जाता है। इस संगठनों को क्या कहते हैं, कंकड़ भी कहा जाता है। फिर खादर, ठीक है, ये हमारा मोस्टली पंजाब वाले इलाका में पाया जाता है। तो यहाँ देखिए पूरा लिख दीजिए, ये सवाल अच्छा है, खादर पर लो पूरा लिख दीजिएगा। फिर देखिए सीधा बात है मृदा संरक्षण मतलब आप सॉइल कंजर्वेशन क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या करने। तो सीधा बात है कि मृदा जो अपरदन हो रहा है मतलब मृदा कट के जो बह जाता है, पानी गिरता है, तो इसको बचाना ही क्या है, फिर रोकना ही क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण कहलाता है। और इसको हम लोग करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, पहला तो हमारा वृक्षारोपण मतलब ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, बांध बना सकते हैं, मतलब सीधा बात है कि बांध बनेंगे मतलब बरसात दिन में पानी बह के चल जाता है, उसको एक जगह रोक सकते हैं जिससे मिट्टी नहीं बहेगा। फिर क्या पशु चारण, देखिए जानवर क्या करते हैं, घास उस खाया, जिससे क्या होता है मट्टी क्या होता है कमजोर पड़ जाता है। इस पर थोड़ा सा हम लोग लिमिटेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए कृषि प्रणाली में क्या क्या सुधार कर देंगे तो भी हमारा मट्टी क्या हो जाए बच जाए, जिससे मट्टी कटना नहीं बंद हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके द्वारा आप मृदा संरक्षण का बचाव कर सकते हैं। तो ये था देखिए हमारा क्लास 11 ज्योग्राफी मॉडल सेट पेपर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर मॉडल सेट पेपर 3 का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट बताइए, और किस भी सेट का चाहिए तो जरूर बताइए। ठीक है, तो चलिए